आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इकाई 3 में ही एक टॉपिक दिया हुआ है हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व। हिंदी पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज की कक्षा में जानने वाले हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक क्या होती है। तो पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना जिसको रचित किया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है, जिसका सृजन किया जाता है, जिसको बनाया जाता है। तो मानव की एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में हमारे पास ये पाठ्य पुस्तक होती है। पाठ्य पुस्तक की रचना की गई है और ये रचना क्यों की गई है या फिर इसमें क्या किया गया है, क्या दिखाया गया है। तो इसमें मानव ने दिखाया है अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को। तो मानव के द्वारा अपने विचारों, अनुभूतियों, अनुभवों को दिखाने के लिए या फिर संचित करने के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है। पाठ्य पुस्तक क्यों बनाई गई है? विचारों को, अनुभवों को, अनुभूतियों को संचित करने के लिए। तो इसका मतलब इन सबसे संबंधित जो भी ज्ञान है मनुष्य का, उसको एकत्रित या संचित करने का ये एक साधन हो गया पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञान संचय का महत्वपूर्ण साधन है। अब ये महत्वपूर्ण जो साधन है हमारे पास, इसका लाभ अगली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को भी मिलता है, क्योंकि ये संचित ज्ञान जो पाठ्य पुस्तक के रूप में होता है, इसे पढ़ करके हमसे बाद में आने वाली पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी, और ये कह सकते हैं कि आगे से आगे बहुत सारी पीढ़ियां उन्हीं अनुभवों, उन्हीं विचारों, उन्हीं अनुभूतियों को पढ़ सकती हैं, उनसे अवगत या परिचित हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने क्या आ गई कि पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञान संचय का एक सशक्त साधन है। अब इसी के साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पाठ्य पुस्तक की मदद से ही एक शिक्षक अपने अनुभवों या फिर अपनी जो विचार हैं, ठीक है, उसके खुद के विचार और जो टॉपिक वो पढ़ाने जा रहा है उसके संबंध में जितना भी कुछ बताना है, उसको वो बताता है अपने छात्रों को। तो जो हम बात करते हैं शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान देने की, बालकों को ज्ञान देने की, तो ये ज्ञान कैसे दिया जाता है? तो हमें ये पता है कि इसके लिए प्रत्येक कक्षा के अनुसार एक सिलेबस या एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, जिसकी पालना की जाती है, जिसमें दिए गए टॉपिक्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको अध्यापक पढ़ाता है कक्षा में बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो ये ज्ञान यानी कि कैसे देता है अध्यापक? वो देता है इसी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो फिर ये हो गया संचार का भी साधन। यानी सबसे पहली बात तो पाठ्य पुस्तक में हम अपने ज्ञान को संचित कर सकते हैं, जिसका लाभ, या मानव अपने ज्ञान को संचित करता है जिसका लाभ नई पीढ़ी को मिले। और दूसरा कि ये संचार का साधन है, जैसे कि हम शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि हम बच्चों को ज्ञान दे सकें। जो भी टॉपिक सिलेबस में लगे हुए हैं उसके बारे में बच्चे को पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो दो चीजें आ गई पाठ्य पुस्तक के बारे में हमारे सामने। ये क्या है? संचय और संचार का सशक्त माध्यम हो गया या साधन हो गया, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? संचय और इसके साथ ही संचार का सशक्त साधन या माध्यम है। संचय मतलब ज्ञान को संचित करने का काम, अनुभूतियों को संचित करने का काम, अनुभवों को संचित करने का काम, विचारों को संचित करने का काम जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? पाठ्य पुस्तक में। संचार करने का साधन मतलब किसी चीज को संचरित करना, यानी फैलाना उसको, यानी जो बात एक को पता है वो बाकियों को भी पता चले। तो शिक्षक क्या करता है? इसी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो भी टॉपिक सिलेबस में लगे हुए हैं उनके बारे में संचार करता है, उनका जो भी जानकारी है उनके बारे में उसको फैलाता है, अपने कक्षा के बच्चों को, छात्रों को देता है।
तो ये दोनों चीजें आपको पता चल गई किस तरह से ये संचय का साधन है और किस तरह से ये संचार का साधन है। अब हम बात करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक की परिभाषा की। तो प्रोफेसर बार और बटेन है, प्रोफेसर बार एवं बटेन के अनुसार, ठीक है, क्या कहते हैं ये आपको कई बार मैं बताती हूँ, परिभाषा सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट होनी चाहिए, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ये किसने कहा? ये कहा प्रोफेसर बार एवं बटेन ने कहा है। ठीक है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, परिभाषा में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सेम लाइन ही लिखनी होती है, कुछ भी एक वर्ड आगे पीछे आप नहीं कर सकते हो। तो प्रोफेसर बार एवं बटेन कहते हैं इसे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र यानी कि उपकरण। ठीक है, किस तरह से इसको समझो, जैसे कि अभी मैंने संचार में आपको समझाया है ना, सेम वही चीज इसमें आएगी। हमने बालक को शिक्षा देनी है और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा कोई वस्तु तो है नहीं है कि बच्चे को विद्यालय में बुलाओ और फिर उसको कहो कि ये लो पकड़ो आ गई शिक्षा आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है ना। शिक्षा देने का मतलब क्या है? उसको ज्ञान देना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने उसमें डेवलप करनी है, उसमें ज्ञान को आपने भरना है या उसको ज्ञान देना है, उसमें समझ पैदा करनी है यानी अवबोध कराना है। फिर आपको उसको इतना कैपेबल या फिर इतना समर्थ बनाना है कि वो जो आप ज्ञान दोगे ना उसका आगे अपने भावी जीवन में प्रयोग कर सके वो, तो जिसे हम कहते हैं ज्ञानोपयोग। इसी के साथ ही हमने उसमें स्किल डालनी है, हमने उसके एटीट्यूड को सेट करना है, पॉजिटिव करना है, उसके इंटरेस्ट को पॉजिटिव करते हुए क्या करना है? डेवलप करना है, उसमें रुचि को विकसित करना है, उसकी रुचि को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस तरह से हमने उसमें उसको शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे शिक्षा देने का जो काम है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रत्येक क्लास या फिर हम कहें आयु स्तर के अनुसार जो भी बच्चे की क्लास है उसके अनुसार हमारे पास पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम को हम पूरा साल उसे पढ़ाते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। अगर वो उसकी असेसमेंट होने के बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस पाठ्यक्रम से अच्छी तरह से भली भांति परिचित हो चुका है, यानी जो उस सिलेबस के अंदर उस साल में उसने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो उसको अच्छे से आते हैं, उसके पेपर में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, चाहे वो मौखिक परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो, तब हम क्या डिसाइड करते हैं कि इसको अब अगली कक्षा में भेज देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पाठ्यक्रम को फॉलो करते हैं इन किताबों के माध्यम से। ये किताबें ही तो होती हैं जिनमें पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स होते हैं, प्रकरण होते हैं। तो प्रोफेसर बार और बटेन क्या कहते हैं कि अगर हमारे देश की बात की जाए, भारत देश की, तो यहाँ पे ये जो पाठ्य पुस्तक है, बुक है, वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है यानी उपकरण है, यानी इसी पाठ्य पुस्तक के द्वारा पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है, मतलब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये हो गई एक परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा है गुड के अनुसार। तो गुड क्या कहते हैं? एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन, अध्ययन के
प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर शैक्षिक है यहाँ पे शैक्षिक स्तर एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, ये है गुड की परिभाषा। परिभाषा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये अपने आप में पाठ्य पुस्तक की महत्वता को समाये हुए है। पाठ्य पुस्तक है क्या, ये परिभाषा ये क्लियर कर देती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। गुड के अनुसार क्या है, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, अब इसको समझो कि इसमें ये कहना क्या चाहते हैं। एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी जो पाठ्यक्रम शिक्षा देने के लिए किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है, जो निश्चित है कि इस क्लास के बच्चों को ये पाठ्यक्रम फॉलो करना है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। तो पाठ्यपुस्तक क्या होती है, जो निश्चित होता है पाठ्यक्रम, उसके अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में, यानी वो किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ाने का, जो निश्चित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने का प्रमुख साधन है। साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर मतलब एक फिक्स्ड क्लास, एक लेवल की 4th क्लास है, 5th है, 7th है, 9th है, 11th है, कौन सी क्लास है, एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्लास जो निश्चित है पहले से, उस पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर, अब विषय भी तो होगा ना कोई सब्जेक्ट भी तो होगा, तो एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से, एक व्यवस्था होगी उसमें, टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, जो भी उसकी व्यवस्था होगी वो बिल्कुल एकदम क्रमबद्ध होगी, जो सिलेबस में जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं वैसे ही पुस्तक में दिए हुए होंगे। ऐसी अगर कोई लिखी गई पुस्तक है तो वो है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य का मतलब क्या होता है, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने के योग्य। ठीक है, पढ़ने के योग्य पुस्तक उसे कहते हैं पाठ्य पुस्तक। तो इस तरह से गुड के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक पाठ्य पुस्तक होती है। ये 2 डेफिनेशंस है, इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी ये लंबी है दूसरे वाली, पर मुश्किल नहीं है, समझोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो ये हो गया थोड़ा सा इसका, हम ये कह सकते हैं इसकी भूमिका अवधारणा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। विशेषताएं, तो विशेषताओं के अंतर्गत
जो इसकी पहली विशेषता है वो होती है, इसमें क्या किया जाता है, अनुभवों का प्रयोग, अनुभवों का प्रयोग। तो मैंने अभी बताया कि पाठ्यपुस्तक क्या है, मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें मानव क्या दिखाता है, देखो यहाँ पे मैंने रचनाकार का नाम नहीं लिया, क्योंकि रचनाकार कह लो, कवि कह लो, लेखक कह लो, कोई भी कह लो, वो सभी मानव है ना, इसलिए मैंने मानव का नाम ले दिया है। तो मानव क्या करता है, अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को क्रमबद्ध करता है, या बांधता है, या संजोता है, या संचित करता है। तो यहाँ पे एक विशेषता तो ये हो गई इसकी कि इसमें अनुभवों को दिखाया जाता है, इसमें हमें अनुभवों को जानने का मौका मिलता है। तो पाठ्य पुस्तक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के, या महान व्यक्ति कह लो, कोई समाज सुधारक कह लो, ठीक है, उसके जीवन के जो अनुभव हैं लेखक ने दिखाए हैं, या तो किसी और के, या फिर लेखक ने अगर खुद के जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हैं, उसमें अनुभव लिखे हैं, तो इसका मतलब जब हम उस परिस्थिति में होंगे, तो हमने अगर उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम परिस्थिति में उनके द्वारा जो लिया गया निर्णय था उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर उनके द्वारा उस समय पे लिया गया निर्णय सही नहीं था, तो हम अलर्ट हो सकते हैं कि जैसा उन्होंने किया था तो वैसा हमें नहीं करना है। और अगर उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों ही अगर हम साइड से देखेंगे, तो दोनों ही साइड से हमें फायदा ही फायदा है। तो इस तरह से हम क्या होते हैं, जान जाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों के लिए हम तैयार हो जाते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सीख जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, वहाँ उसमें अनुभवों का प्रयोग किया जाता है, जो भी अनुभव लेखक ने या रचनाकार ने खुद के या किसी भी और व्यक्ति के बारे में अगर पुस्तक लिखी है, या फिर कोई टॉपिक किसी और के बारे में लिखा गया है, तो उससे बच्चों को सीखने को, बालकों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उनके अनुभवों से परिचित होने का मौका मिलता है। उसके बाद जो अगला गुण है इसका, वो है समय की बचत, या जिसको हम कहते हैं मितव्ययता। तो पुस्तकें जो होती हैं वो मितव्ययी होती हैं, ठीक है, मितव्ययी होती हैं। मितव्ययी यानी समय की बचत करने वाली होती हैं। तो जो पुस्तकें हैं उनसे हमारा टाइम बच जाता है। जैसे मान लीजिए एक सीधा सा एग्जांपल है, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रही है, तो आप क्या करते हैं, आप या तो किसी टीचर से संपर्क करते हैं कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप बताएं, या फिर आप क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और अपने आंसर को ढूंढ लेते हैं, जो भी उलझन है उसको दूर कर लेते हैं, जो भी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व कर लेते हैं ना माइंड में। तो पुस्तकें क्या करती हैं, हमारे समय को बचाती हैं। हम जाएंगे, किसी से प्रश्न पूछेंगे, फिर वो उत्तर देगा, तो इसमें जो हमारा टाइम लगता है उसका बहुत ही बचत हो जाती है, उसकी बचाव हो जाता है। किससे? पाठ्य पुस्तक से। तो पाठ्य पुस्तकें हमारे समय को बचाने का काम करती हैं, ये मितव्ययी होती हैं। यहाँ से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, जस्ट अगर पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको खोलेंगे और हमारी जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है वो है सुनिश्चितता। सुनिश्चितता, और ये सुनिश्चितता किस चीज की निश्चितता? अब सुनिश्चितता का मतलब किसी चीज का निश्चित होना। क्या निश्चित होना? देखिए, अगर पाठ्य पुस्तक होती है ना, तो शिक्षक को ये पता होता है कि मैंने इस पाठ को पढ़ा दिया है, या मैंने कोई पाठ शुरू किया हुआ है तो इतना पढ़ा दिया है और अब मैंने आगे इतना पढ़ाना है। इस बात की निश्चितता कि अध्यापक को कक्षा में क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, इस बात की निश्चितता। अब हिंदी की पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है तो एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे हमारे अगर सिलेबस में जयशंकर प्रसाद लगा हुआ है, ठीक है, ये कवि लगे हैं, इनके बारे में हमने पढ़ना है, तो जयशंकर प्रसाद ने कितने सारी रचनाएं की हैं, लिखी हैं, तो आप कितना कितना बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर हमारी पाठ्य
पाठ्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम लिखा होता है या कविता दी होती है तो हमें ये पता चल जाता है ना कि यही कविता पढ़ानी है प्रसाद जी की हमने। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको प्रसाद जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं सारी की सारी पढ़ाने लगे ना, या प्रेमचंद जी की बात करें, अब लिख दें कि प्रेमचंद जी पढ़ाओ। प्रेमचंद जी ने 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी हैं ऐसा कहा जाता है, तो पढ़ा लो 300 कहानियां फिर प्रेमचंद जी की। नहीं है ना पॉसिबल, पूरा साल खत्म हो जाएगा। प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया काव्य है, जो रचनाएं हैं, वो हम कंप्लीटली बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि राइटर की जो भी वहां पे बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुसार जो भी क्लास है उसके अनुसार एक जो भी कविता लगानी है, कहानी लगानी है, नाटक लगाना है, निबंध लगाना है, वो लिख दिया जाता है। वो हमें पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध हो जाता है और हमें पता होता है, या एक हिंदी के शिक्षक को ये पता होता है कि मुझे जयशंकर प्रसाद जी की या फिर मैथिली शरण गुप्त जी की, पंत जी की, प्रसाद जी की, प्रेमचंद जी की ये वाली रचना पढ़ानी है। ठीक है, तो इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। इससे हिंदी के शिक्षक को ये पता होता है, ये सुनिश्चितता उसको प्राप्त हो जाती है कि उसे क्लास में आज क्या पढ़ाना है। अब देखो क्या पढ़ाना है, इसके साथ ही ये भी क्लियर हो जाता है कि कितना पढ़ाना है। ठीक है, कितना पढ़ाना है ये भी क्लियर होता है। तो क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब हमारे माइंड में, एक हिंदी शिक्षक के माइंड में क्लियर हो जाता है। किसकी मदद से? पाठ्य पुस्तकों की मदद से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है वो है सुगमता। सुगमता, सुगमता मतलब आसानी होना किसी भी चीज में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो संचित ज्ञान होता है इन पाठ्य पुस्तकों में, और फिर बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग, उसके शैक्षिक स्तर के अकॉर्डिंग, या फिर उसके जो भी एक निश्चित विषय होता है उसके अकॉर्डिंग जो पुस्तक उपलब्ध होती है वो केवल शिक्षक के पास ही नहीं होती है, क्लास में सबके पास होती है ना। तो ज्ञान को देना, क्योंकि सबके पास पुस्तक अवेलेबल है, तो ज्ञान को देना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, शिक्षक अपनी हाथ में पुस्तक पढ़ के आदर्श वाचन करता है और बच्चे क्या करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो अनुकरण वाचन करती हैं, या जब वो आदर्श वाचन हो रहा होता है शिक्षक के द्वारा वो भी उसको लाइन टू लाइन साथ साथ में अपनी पुस्तक से पढ़ते जाते हैं। तो ये ऐसा होना क्यों पॉसिबल है, या फिर कैसे पॉसिबल हुआ? ज्ञान का इतना सुगमता के साथ प्रसार, प्रचार, संचार कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ? इसी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही तो ये संभव हुआ है, क्योंकि पुस्तक सबके पास अवेलेबल होती है। तो अध्यापक या शिक्षक अपना जो भी नॉलेज या जो भी ज्ञान बच्चों को, या जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहता है, प्रकरण पढ़ाना चाहता है, वो आसानी से पुस्तक की सहायता से पढ़ा सकता है। बच्चों को अच्छे से अधिगम या लर्निंग बच्चों की अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये है विशेषताएं, और इसमें एक व्यवस्थितता का भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होता है ज्ञान पूरी तरह से, क्योंकि टॉपिक जो किताब के अंदर होता है, पाठ्य पुस्तक में होता है, उसमें क्या होता है, सरल से कठिन की ओर जाने का उसमें गुण होता है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट से लेकर के फिर पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है। इस तरह से हमें, जैसे आप देखो हिंदी की पुस्तक देखना, उसमें क्या होता है, पहले पहले शुरू में लेखक का परिचय दिया होता है, कवि परिचय दिया हुआ होता है। ठीक है, कवि परिचय। अब वैसे तो मान लीजिए कोई एक टॉपिक आपके, या प्रकरण, या फिर मैं जिसको कहूंगी कोई कविता ही मान लीजिए लगी हुई है, तो उससे पहले वो जिसकी भी कविता है उस कवि का परिचय दिया होगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस कवि का जो जन्म स्थान है, या जो जन्म है, या इनका जो जीवन काल है वो कितना रहा, और इसके साथ ही हमें ये पता चल जाएगा कि इसने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, रचनाएं भी दी होती हैं वहां पे। फिर अगर उनको कोई ये कह लो कि कोई पुरस्कार या पारितोषिक, या फिर हम ये कह सकते किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इससे भी हम अवगत हो जाते हैं, या बच्चों को पता चल जाता है इसके बारे में। तो इस तरह से उसको कैसी नॉलेज मिल रही है, एक संपूर्णता लिए हुए नॉलेज है, और फिर उसको देना कितना आसान है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो ये सुगमता रहती है कि यहाँ पे जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है वो पूरी तरह से व्यवस्थित होता है, बच्चों को एक जो ज्ञान मिल रहा है वो संपूर्ण ज्ञान की श्रेणी में आने वाला ज्ञान है। तो इस तरह से ये है कि अगर हिंदी की पाठ्य पुस्तक है तो क्या क्या
अनुभवों का प्रयोग हो सकता है, होता है, समय की बचत करती हैं, ये मितव्ययी होती हैं और इसके साथ ही ये इनमें सुनिश्चितता और सुगमता का गुण भी पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पाठ्य पुस्तक क्या होती है उसकी परिभाषा और उसके साथ ही उसकी विशेषताओं को जान लिया है। अगली क्लास में इसी टॉपिक के बारे में हम और जानेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, जय हिंद।